नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी। ट्रोसन क्लाइम हिसार के द्वारा जो ऑनलाइन आपके यूट्यूब चैनल में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें चलाने का जो प्रचलन चला, उसी प्रचलन को आगे बढ़ाते हुए मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। 31 जनवरी को दोस्तों भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण, अगर हम अंग्रेजी में बोले तो इसको इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बजट से ये किस तरह से डिफ़र करता है, ये सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। और सारी बातें बताने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की या इकोनॉमिक सर्वे की जहाँ तक बात है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई टारगेट रखा। टारगेट रखने के बाद एक निश्चित समय आपने दिया कि इस निश्चित समय में हम इस टारगेट को पूरा करेंगे, और जब समय बीत गया तो टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। जितना समय हमने उस टारगेट को पूरा करने के लिए सोचा था, उन सारे समय में हमने कौन कौन सी चीज़ें अपनाई और फाइनली टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्या नतीजे निकले, इसको भी हम एक बार एनालाइज करते हैं। अगर जो भी टारगेट हमने कर रखा है वो अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो कैसे अचीव हुआ, आगे के लिए हम क्या रणनीति और बना सकते हैं, या कहीं खामियां अगर रह गई हों। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें की लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि ऐसा अगर और हो जाता तो ये शायद टारगेट जल्दी अचीव हो जाता। दोस्तों, ठीक आर्थिक सर्वेक्षण और इकोनॉमिक सर्वे यही है। पिछले साल गवर्नमेंट ने, यानी बीते हुए साल में, फाइनेंशियल ईयर जब आपका कंप्लीट हो रहा है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने क्या किया, कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना उससे पैसा आया, कितनी जीडीपी हमारी रहेगी, ठीक है, या जो है क्या कहते हैं ट्रेड किस तरह से हुआ, एक्सपोर्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस किस तरह से रहा, वगैरह वगैरह। जितनी भी गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी देश के डेवलपमेंट के लिए अपनाई, उन सारी चीज़ों का एक क्रिटिकल एनालाइजेशन इज द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे ही ये बताता है कि पिछले साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा हमें मिले, इकोनॉमिक सर्वे में रहते हैं। तो एक तरह से आने वाला बजट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर उसमें डिसाइड किया जा सकता है। 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आया, 1 फरवरी को भारत का यूनियन बजट पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत कैसे हुई, इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग देखेंगे, और एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये भी हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पोस्ट कोविड पीरियड जब शुरू हुआ तो सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व में जितने भी देश थे उनके सामने एक आर्थिक संकट आ गया था, एक इकोनॉमिक क्राइसिस, एक चुनौती आ गई थी कि किस तरह से देश की व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जाए। अमेरिका जैसा जो है डेवलप्ड कंट्री, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, वो भी एक तरह से हिल गया था। 2020 के बाद 2021-22 में किसी तरह से जो इकोनॉमी की गाड़ी थी वो खींच तान के चलाई गई। लेकिन 2022 में ये सोचा गया कि अब चीज़ें काफ़ी कुछ बदल चुकी हैं या काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव हमने कर ली हैं, तो 2022 का समय अच्छा गुजरेगा। लेकिन 2022 में आप क्या देखते हैं, फरवरी में रशिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया। इस रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने जो वैश्विक, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, ट्रेड बैलेंस था, उसको काफ़ी हद तक जो है आप कह सकते हो कि इम्बैलेंस कर दिया। चीज़ों की आपूर्ति, सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती रही, जैसा कि हमने अभी पिछले बहुत सारे वीडियोस में कवर किया है कि आरबीआई ने इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर उठाए। सिर्फ आरबीआई ने, संसार के हर देश के सेंट्रल बैंक ने कोई ना कोई जो है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इस इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए, पूरा इस इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए अपने हिसाब से काम किया।
तो इन्फ्लेशन को चेज किया गया। इन्फ्लेशन को चेज करने में मॉनेटरी पॉलिसी में जितनी भी आपके की रेट्स होते हैं वो काफ़ी हाई कर दिए गए। ठीक है, जैसे की रेट्स हाई होते हैं, आम आदमी के लिए जो लोन की फैसिलिटी होती है या सिस्टम में जो मनी का एक प्रवाह होता है, एक फ्लो होता है, वो मनी का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगा। चूंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, सप्लाई चेन में कमी थी, इसलिए जो बेसिक चीज़ें थी उनकी कमी होने लगी बाजार में। कमी होने से इन्फ्लेशन और बढ़ गई। ठीक है, चाहे वो इन्फ्लेशन आपके फूड प्रोडक्ट के लिए हो, चाहे वो एडिबल ऑयल्स के लिए हो, इवन क्रूड ऑयल के लिए हो, एनर्जी के लिए हो, सारी चीज़ें इस रशिया यूक्रेन के वॉर ने हमारे लिए तंग कर दी। खैर, भारत सरकार ने बहुत जद्दोजहद की और फाइनली इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को जो पेश हुआ, उसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बता दूं। हालांकि हमारे इस स्लाइड में लिखा गया है कि इसका इतिहास क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये सबसे पहली बार 1950 और 1951 यानी 1950-51 के जो है फाइनेंशियल ईयर में पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे चूंकि इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का अपना एक डिपार्टमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो भारत के CEA यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इनका नाम क्या है। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका नाम क्या है। मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं, इनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताए। ठीक है, ये जो CEA साहब होते हैं, इनकी देख रेख में ये जो हमारा इकोनॉमी सर्वे है, जहां पर आप ये किताब देख रहे हैं, ये एक बुक देख रहे हैं, ठीक है, ये बनाया जाता है और फाइनल जो इसका अप्रूवल दिया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती कोई बताए क्या नाम है फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताइए। बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर के देख रेख में ये पूरा बनाया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसकी तो एक पूरी बुक होती है, तो बुक को कैसे पढ़ा जाए। देखिए, ये बहुत ही बड़ा सर्वे होता है लगभग 400 से 500 पेजेस के बीच में जो है ये पूरी कहानी लिखी होती है। एक फैक्ट डेटा लिखा होता है कि किस तरह से जो है भारत में एक साल में गतिविधियां संपन्न की गई। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो आपको बुक दिखाई पड़ रही है, ये बुक इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज है, जिसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो G20 का लोगो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि G20 की मेजबानी जो इस पूरे साल के लिए है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। G20 विश्व के 20 उभरती हुई जो है अर्थव्यवस्थाओं का, जिसमें जो है क्या कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप है। जब वो ग्रुप भारत में आएगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बल मिलेगा। तो कवर पेज पे जो थीम रही है, वैसे पिछले बार की अलग थीम होती है। आप देखिए, क्वेश्चन आपका ये जरूर बन सकता है कि पिछले बार की थीम क्या है या इस बार की थीम, पिछले बार की थीम क्या थी और इस बार की थीम क्या है। इस बार की कोई पर्टिकुलर थीम तो नहीं दी गई है, लेकिन इस तरह से G20 के लोगों से ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत में अब आने वाले समय में इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होगा उतनी ही देश की जो है GDP और आय में वृद्धि होगी। पिछले साल अगर हम देखें या उसके पिछले साल देखें तो जब कोविड का दौर था तो उसमें जो है क्या कहते हैं जो कवर पेज था उसमें बहुत सारे जो है हमारे हेल्थ एक्टिविस्ट बनाए गए थे, मास्क पहने हुए बनाए गए थे और उसमें एक तराजू बना हुआ था जो इकोनॉमिक को बैलेंस करने के लिए शो किया गया था। इसके बाद जो लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे की जो बुक आई, उस पर पूरे समूचे भारत का जो है एक नक्शा दिया गया था, मैप दिया गया था, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात कही गई थी। तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पिछले 2 सालों के सर्वे को एक तरह से उनसे सीख लेकर उनको मिलाकर बनाया गया है। बहुत ही बड़ा जो है, काफ़ी पन्नों में होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये पहले बजट के साथ पेश हुआ करता था और यहाँ पर आप देख सकते हो 1964 तक ये बजट के साथ पेश हुआ, यानी जिस दिन बजट जो है संसद में पेश किया जाता था, ठीक उसी दिन इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता था। लेकिन दोनों अपने आप में बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए
एक तरह से देखा जाए दोनों के बीच में न्याय नहीं हो पाता था कि किस तरह से जो है इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाए, सारे लोग उसको तन्मयता से सुने और सारे लोग बजट को भी सुने। इसलिए इसकी महत्ता को देखते हुए एक दिन पहले इसको शिफ्ट कर दिया गया 1964 के बाद। तो ये सारे आंकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। आप यहाँ पर जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जिनका नाम है वी अनंत नागेश्वर। ठीक है, लास्ट ईयर अगर हम देखें तो इसके पहले जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे कृष्णमूर्ति साहब, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के 2 दिन पहले रेजिग्नेशन दे दिया था और फाइनली वी अनंत नागेश्वरन जी को चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ही पूरी तरह से इकोनॉमिक सर्वे को पेश करते हैं, लेकिन टेबल पर लाया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं 2010 से लेकर 2021-22 तक ये जो इकोनॉमिक सर्वे रहा, ये 2 वॉल्यूम में आता रहा, 2 वॉल्यूम्स में आता रहा। लेकिन अभी क्या हुआ कि अच्छा, इसके पहले भी सिंगल वॉल्यूम में आता था, इसके बाद भी सिंगल वॉल्यूम में आने लगा। लेकिन जब इनके स्टेटमेंट को जब मैं वीडियो में देख रहा था तो उन्होंने इस तरह से बताने की कोशिश की थी कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे वो लगभग 3 वॉल्यूम में है। वॉल्यूम कितने भी हों, लेकिन फर्स्ट वॉल्यूम जो होता है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी के लिए देखिए इकोनॉमिक सर्वे और साथ साथ बजट, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साल भर इनके डेटा को याद करते जाएं। मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में जब स्टेटमेंट और बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं तो उसमें आप इकोनॉमिक सर्वे का सहारा ले सकते हैं। बजट में कौन सी नई स्कीमें आई, इसका सहारा ले सकते हैं। टैक्स रिजाइम किस तरह से चेंज हुआ, इसका सहारा ले सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें थी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा 2010 से लेकर 2021-22 तक ये 2 वॉल्यूम में आता रहा। इसके पहले भी सिंगल वॉल्यूम में रहा और इसके बाद भी सिंगल वॉल्यूम में रहा, लेकिन इस बार ज़्यादा वॉल्यूम में आने के इसको लाया गया। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो है इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हो गए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जब हम किताब को खोल के देखते हैं, इस पूरे वॉल्यूम को खोल के देखते हैं, तो ये पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे है ये जनरली पीआईबी से ही मैंने जो है ये चीज़ें उठाई हैं। आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और अगर इन सारे चैप्टर्स को हम देखेंगे तो लगभग 12 चैप्टर में जो है ये इकोनॉमिक सर्वे डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रीफेस यानी प्रस्तावना शुरू होती है, इसका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। इंट्रोडक्शन में अनंत नागेश्वर साहब ने जो है सारी चीज़ें बताई हैं कि पिछला समय कैसा रहा, आगे आने वाला समय कैसा रहा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक ये भी बयान किया कि पिछले 8 सालों में, यानी आप ये कह सकते हो जब से बीजेपी की गवर्नमेंट शुरू हुई, 8 सालों में क्या क्या जो है डेवलपमेंट हुए, उसका भी एक छोटा सा जो है उन्होंने स्वरूप पेश किया। अगर हम 8 डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इसमें उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार ने क्या क्या किया, वही बैंकिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए क्या सारी चीज़ें की। जैसे आपको भी पता है कि हमारे डिजिटल बैंकिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, 75 जो है डिफरेंट जो है CBDC खोले गए हैं, बैंकिंग रिफॉर्म किया गया है। इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, उनका सफल पूर्वक जो है क्या कहते हैं स्थापन किया गया है। फिर नेशनल हेल्थ सर्वे जिसमें आयुष्मान भारत की स्कीम वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। लाइफ को ईजी करने के लिए ईज़ ऑफ लाइफ, इस तरह की भी चीज़ें दी गई। यानी पिछले 8 सालों में जो डेवलपमेंट का कार्य था उस डेवलपमेंट कार्य की भी एक छोटी सी समीक्षा यानी एनालिसिस किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम ये जो 12 अलग अलग देखते हैं, आप जूम करके इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी फाइल थी और इसके स्क्रीनशॉट जब मैंने लिया तो इसमें जो है काफ़ी छोटा शायद दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ आती है, जो पहला चैप्टर शुरू होता है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022-23, यानी भारत की जो इकोनॉमी है उसका एक जो है क्या कहते हैं दौर जो रहा वो कैसा रहा। और साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है रिकवरी कंप्लीट। रिकवरी कंप्लीट का मतलब क्या हुआ? यहाँ रिकवरी कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि प्री कोविड के समय में जो हमारी जीडीपी या देश जिस तरह से चल रहा था, कोविड के ख़त्म होने के बाद 1 साल और गुजरा और अब जो इकोनॉमी है वो कहाँ पर है। तो जो प्री
कोविड पीरियड में जो इकोनॉमी भारत की थी, आज उसी इकोनॉमी को हमने फिर से रिकवर कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इवन एक बार जो है आप ये जितने भी चैप्टर के नाम है याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए क्या है, पहले तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या होगी, दूसरी चीज़ फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है, किस तरह से सरकार ने पैसा खर्च किया, किस तरह से जो है सरकार की आमदनी हुई, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। इसके बाद प्राइस एंड इन्फ्लेशन, आप जानते हैं पूरे साल इन्फ्लेशन की जो है जो दर रही वो 6% के ऊपर रही, और आरबीआई को ये टारगेट दिया जाता है कि आप मिनिमम, ठीक है, 4 और 6 इसके बीच में जो है इन्फ्लेशन को मेंटेन रखेंगे। तो किस तरह से आरबीआई ने अपना काम किया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अगर लॉजिस्टिक, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें, ठीक है, पीएम गति टाइप की स्कीम की बात करें जो लॉजिस्टिक समय को कम करने के लिए बनाई गई है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। सर्विस सेक्टर के बारे में दिया गया। आगे हम लोग जब डेटा देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से सर्विस सेक्टर एक समय में एकदम ज़ीरो हो चुका था, मतलब माइनस से भी नीचे, ज़ीरो से भी नीचे हो चुका था, और आज पुनः अगर हम बात करें तो ये जो सर्विस सेक्टर है हमारा, ये फिर से अच्छा हो गया। तो ये टोटल जब आप किताब खोलेंगे तो जो है 12 चैप्टर में एक्सक्लूडिंग दिस प्रीफेस बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब यहाँ पर मैं हाइलाइट्स आपको बताऊंगा। हाइलाइट्स बताने के लिए ये भी पीआईबी का ही सोर्स है जहाँ से मैंने ये चीज़ें उठाई हैं सारी सॉरी, सारे सेक्टर को अलग अलग ना बताते, क्योंकि ये बहुत बड़ा लगभग 500 पेज का है, और एक एक जो है चीज़ों को बताना किसी भी व्यक्ति के लिए एक तरह से असंभव है, और सॉरी, इतना आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन मोटी मोटी बातें हैं ये आपको याद रखना ज़रूरी है, और वही मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल डेफिसिट। देखिए, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिजिकल डेफिसिट या CAD लगभग दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। यानी आप ऐसा मान सकते हो कि व्हेन एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द इनकम, तो जो इम्बैलेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द फिजिकल डेफिसिट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कई अलग अलग लगभग 3 सालों का पूरा डिस्क्रिप्शन एक तरह से दिया गया। 2019-20 से लेकर 2022-23 में एक एडवांस एस्टिमेशन भी किया गया है कि फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा। एक समय आप देखिए 19-20 यानी प्री कोविड पीरियड, इसमें जो फिजिकल डेफिसिट था वो 4.7% था, लेकिन अभी 2022 और 23 में जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है, ठीक है, वो कितना है, वो आपका 6.4% है। तो ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, खासकर प्री के एग्जाम में इस तरह का डेटा कभी कभी पूछ लिया जाता है, कई सारे ऑप्शंस के साथ पूछा जाता है। लेकिन इसके अदर देन यूपीएससी जो भी एग्जाम है उसमें आपका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये बताइए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द टारगेट फॉर द फिजिकल डेफिसिट। सो दिस इज 6.4 एंड यू हैव टू राइट डाउन दैट। उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे भूल सकते हैं, हर आदमी इन्फ्लेशन से परेशान है, ठीक है। चीज़ जैसा मैंने शुरुआत में बोला, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण सप्लाई चेन में काफ़ी कमी आई। आरबीआई ने भरसक प्रयास किया इस इन्फ्लेशन को रोकने का। इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, महंगाई 2 अलग अलग पैमानों पे देश में जो है नापी जाती है। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, जो यहाँ पर आप CPI देख रहे हैं, और दूसरी जो चीज़ है WPI। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन को नापा जाता है वो CPI पर अब नापा जाता है, ठीक है। तो CPI की अगर हम बात करें, एक समय ऐसा था कि 7.5 इससे भी ऊपर इन्फ्लेशन पहुंच गई थी, लेकिन टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को जब कंट्रोल किया गया तो ये अब अगर हम देखें तो ये कितने पर CPI बेस्ड इन्फ्लेशन आई है, वो 6.8% पे आई है। लेकिन RBI ने ये आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में ये जो CPI है ये नीचे जाने की पूरी उम्मीद है, और इस समय जो इन्फ्लेशन नीचे जाने की उम्मीद है, और ये इन्फ्लेशन 6% के नीचे आ जाएगी। अभी भी मॉडरेट एक तरह से चल रही है, ठीक है। तो दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या आंकड़ा हो गया, इन्फ्लेशन। और कभी भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जिस एजेंसी के द्वारा इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट किया गया उस एजेंसी का नाम ज़रूर होगा। अगर नहीं होता है तो आपको जितने भी ऑप्शन मिलेंगे वो लगभग पढ़े हुए ऑप्शन मिलेंगे। प्लीज़ उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि किसी भी अगर स्पेसिफिक पता चला आपने RBI के हिसाब से इन्फ्लेशन लगा दी, किसी ने जो है क्या कहते हैं
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या प्रेडिक्ट किया उस हिसाब से लगा दिए, तो दोनों के आंसर सही होंगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन ही एक तरह से गलत है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि आप ये मान के चलिए कि सीपीआई बेस्ड अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है इसको आप मान सकते हैं। ओके, तीसरी चीज फॉरेन रिजर्व। आपने देखा कि जो स्टॉक मार्केट है लगातार उससे अभी थोड़े दिन पहले अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट निकल रहा था, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा था। अभी थोड़े दिन पहले जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा है, इस वजह से जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व जनरली क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार। आम भाषा में अगर हम कहें तो बाहर की जो करेंसी है, बाहर की जो मुद्रा है वो हमारे देश में कितनी है। ठीक है, तो एक समय आंकड़ा ये जो है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 652 या 672 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुँच गया था। लेकिन चूंकि पूरा जियोपॉलिटिक्स में एक टर्मोइल सा मचा रहा, ठीक है, एक अस्थिरता देखते रहे हम लोग, तो इस वजह से अच्छा इधर क्या यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस ने भी अपने यहाँ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो यूएस फेडरल रिजर्व था उसने अपने जो की रेट्स हैं जिनको फेड रेट कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ की रेट्स कहा जाता है, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, बैंक रेट हो गया, उसी तरह से वहाँ फेड रेट कहा जाता है यानी फेडरल रेट्स कहा जाता है, इनको बढ़ा दिया। और साथ साथ ये भी कह दिया जो इन्वेस्टर है कि अगर आप हमारे यहाँ पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा, चाहे आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करें चाहे आप किसी में इन्वेस्ट करें। और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि भारतीय बैंकों के मजबूत होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट से जो है पैसा निकल कर कहाँ जा रहा है, दूसरे देशों में चला गया, और इसी वजह से जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो नीचे आ गया। अभी आप बिल्कुल याद कर सकते हैं कि 563 बिलियन डॉलर पर जो है इस समय हमारा फॉरेन रिजर्व मेंटेन है। इसके बाद एग्रीकल्चर सर्विसेज की देखिए एक समय ऐसा था कि भारत की जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान हुआ करता था वो एग्रीकल्चर का हुआ करता था, लेकिन कोविड के समय में भी एग्रीकल्चर ने बहुत सारी चीज़ों को बचा लिया। जीडीपी जो भी ग्रोथ हुई वो एग्रीकल्चर के ज़्यादा कंट्रीब्यूशन से हुई, क्योंकि आप देख रहे हैं सर्विस सेक्टर उस समय सारे ऑफिस, सारे दुकान, सारे जो है क्या कहते हैं बाजार बंद है, ठीक है, किसी तरह से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, सर्विस सेक्टर नीचे आ गया। इंडस्ट्रीज बंद है, इंडस्ट्रियल यानी आप कह सकते हो कि आपका जो है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी नीचे आ गया। बचा कौन सा, आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर आपका बचा। तो एग्रीकल्चर ने काफ़ी कुछ संभाल के रखा था, और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कंट्रीब्यूशन रहा एग्रीकल्चर का वो रहा 3.5%, ठीक है, तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सर्विस सेक्टर, अच्छा दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब इस चार्ट को गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर दो आंकड़े ऐसे हैं जो माइनस में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ और दूसरा सर्विस। और ये कब जा रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जा रहे हैं कोविड के टाइम पर। कोविड के टाइम पे जो जीडीपी ग्रोथ है आप देख रहे हैं -6.6%, ये भी आप याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज सर्विस सेक्टर, ऑफिस, कॉलेज, जो कुछ भी गवर्नमेंट मशीनरी या प्राइवेट मशीनरी है सब बंद है, तो सर्विस सेक्टर कहाँ से जो है जीडीपी को जनरेट करेगा। लिहाजा क्या हुआ, सर्विस सेक्टर -7.8% पे पहुंच गया। लेकिन जो जीडीपी इस बार की जो एस्टिमेट की गई है, देखिए ये पहले मैं बताना आपको भूल गया कि मार्च 2020 और 23 तक अगर हम बात करें तो भारत की जीडीपी ग्रो होकर इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़कर 7% पर आने की उम्मीद है पूरी तरीके से, ठीक है। पिछले साल अगर हम बात करें तो ये 8.7% थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें तो यहाँ पर कहाँ गया ये गया, यहाँ पर आप देखिए 8.7% यहाँ पे लिखा हुआ, ये कब के लिए लिखा हुआ, 20-21 के लिए लिखा हुआ है। 7% कहाँ के लिए लिखा हुआ, 22-23 के लिए लिखा हुआ, क्योंकि अभी हमारा एक क्वार्टर बचा हुआ है, एक फाइनेंशियल क्वार्टर बचा हुआ है। वो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 22-23 के लिए जो एक्सपेक्टेड जीडीपी पहुँच जाएगी वो कितने पहुँच जाएगी, 7% पहुँच जाएगी। हालिया जो है क्या कहते हैं, अभी परसों नरसों अगर मैं न्यूज़ सुन रहा था तो आईएमएफ ने यह प्रेडिक्ट किया है कि भारत की जो जीडीपी रहेगी वो 6.23 के आसपास रहेगी। लेकिन आरबीआई ने ये जो है कह दिया है कि ये जो जीडीपी है ये 6.5% के ऊपर ही रहेगी, इसके नीचे नहीं आएगी, अगर कोई विषम परिस्थिति नहीं आती है तो, ठीक है। तो आप याद करिएगा
23-24 के लिए जो एक्सपेक्टेड जीडीपी है वो 6% से 6.8% के बीच में रहने की उम्मीद है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और सर्विस सेक्टर कितना आया है, 9.1% आया है। तो ये अच्छा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया, चूंकि सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर सब कोविड में बंद पड़े हुए थे, इसलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कोविड के समय में काफ़ी नीचे रही। हालांकि पहले भी नीचे थी लेकिन उससे भी नीचे पहुंच गई। पहले अगर 2018-19 की से अगर हम तुलना करें तो -1.4 थी, और जब कोविड का पीरियड आया तो ये -3.3% थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं 2021 में इतना बढ़िया जो है, क्या कहते हैं, हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने इतना बढ़िया किया कि ये जो ग्रोथ थी वो 10.3% पे पहुंच गई। लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो अभी कितनी रहेगी, 4.1%। अब आप कहेंगे कि ये कम क्यों हुआ? कम इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है, ये जो जियोपॉलिटिक्स एक तरह से हिली हुई है, इस वजह से जो है ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बाहर से हमारे यहाँ इंपोर्ट की जाती हैं, तो रशिया यूक्रेन के चलते ये इंटरनेशनल ट्रेड भी थोड़ा सा जो है, क्या कहते हैं, गड़बड़ाया हुआ है, और इस वजह से ये हम आंकड़ा देख रहे हैं कि कम आया है। सो दिस इज़ द मेन चार्ट, इसको आपको गौर से देखना, और इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर नहीं की, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें कवर हो चुकी है। तो कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर चार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीडीपी ग्रोथ ये अलग से इसलिए मैंने बना के रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.6, यहाँ माइनस में हम देख रहे हैं 2020 और 21 की अगर हम बात करें। ठीक है, 21 और 22 में 8.7% थी, वही 2023 और 22-23 की अगर हम बात करें, यानी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 7% एक्सपेक्टेड है, और आगे जो है वो 6.8 तक मैक्सिमम जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, 3.7% अगर हम देखें तो ये प्री कोविड वाला फेज था। ऐसा हम नहीं कहते कि भाई कोविड के पहले बहुत अच्छी जीडीपी हमारी चल रही थी, लेकिन पहला जो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको पहली चीज़ दिखाई थी कि रिकवरी कंप्लीट, पहला जो चैप्टर दिया गया है ये इसीलिए रिकवरी कंप्लीट बताया गया क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ की जीडीपी और यहाँ की जीडीपी, हम जो रिकवरी पाथ पे चल रहे थे वो रिकवरी हो चुकी है, यही पहले चैप्टर में बताया गया है। सो दिस इज अबाउट द जीडीपी ग्रोथ। आगे देखते हैं आगे, और जो लास्ट चीज़ आपकी है वो मॉनेटरी मैनेजमेंट के बारे में कही जाती है। देखिए, भारत में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए दो साधन है। एक है आपकी फिस्कल पॉलिसी जो बजट के समय में बनाई जाती है, ये सब आप नोट कर लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी ये आपकी क्वार्टरली बेस पर होती है। ठीक है, और किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की कौन सी मशीनरी? एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यहाँ पर एक डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई रेज द पॉलिसी रेट बाय ए क्यूमुलेटिव 225 बेसिस पॉइंट, यानी इन्फ्लेशन को चेज करने के लिए जो हमारे यहाँ का रेपो रेट है, ठीक है, या सीआरआर है, या जो है एसएलआर है, ये तीन आपके मेजर की रेट्स होते हैं जिनमें मैनिपुलेशन करके इन्फ्लेशन या मनी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो टोटल अभी तक कितनी बार ये बढ़ा चुकी है? 225 बेसिस पॉइंट। ठीक है, 225, ये याद रखिए, बेसिस पॉइंट का मतलब होता है पार्ट इन द 100 में कितना पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि आरबीआई ने इस चीज़ को, मॉनेटरी पॉलिसी तो अपना काम कर ही रही थी, लेकिन आपने ये देखा कि यह भी बताने की कोशिश की गई है इस इकोनॉमी सर्वे में कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नया नियम तैयार किया। क्रिप्टो करेंसी को जो है लॉन्च करने से एक तरह से मना कर दिया, उसके खिलाफ रही है। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं सीबीडीसी का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए या इस पर नकेल कसने के लिए आरबीआई ने जो है यह भी कहा कि इस पर जो है क्या कहते हैं टैक्स भी लगना चाहिए, इसको टैक्स के दायरे में भी ले आए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आरबीआई ने पूरे साल भरसक प्रयास किया ताकि इकोनॉमी की जो गाड़ी है, जो मनी का फ्लो है, क्रेडिट का जो फ्लो है, वो कंट्रोल्ड वे में रहे। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी चीज़ें कही गई, जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में यह भी बताया गया है कि जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, यानी
1 लाख बच्चों के पैदा होने पर जिन माँओं की जान चली जाती है उसका एक जो रेशियो होता है उसको हम MMR बोलते हैं। ये काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है। वहीं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो 1000 जन्म पर कितने बच्चों की मृत्यु होती है, ये वाला जो रेशियो है ये भी कम हुआ है, यानी अब जो मृत्यु हो रही है वो कम हो गई है। लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट रहा वो मैंने आज आपके साथ साझा करने की कोशिश की। आशा है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आती, आपके कोई सुझाव होंगे तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और आज के लिए इतना। हाँ, जाने के पहले एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कल आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। कल मैं पूरी तरह से बजट का एनालिसिस करूंगा लाइव क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।